हेलो एवरीवन। चलिए जी, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिवार गोयल है। सो आज जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे, दैट कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कोलिजन्स, स्पेसिफिकली इंक्लाइंड कोलिजन के ऊपर। तो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उनको दूर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल उठाएंगे पहले पाथफाइंडर से, और फिर हम देखेंगे कि कैसे उससे मिलता जुलता क्वेश्चन जेईई एडवांस में एज अ कॉम्प्रिहेंशन आया था और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो बेसिकली रूट लेवल पे जो चेंजेस हैं जो आपको समझने हैं उन पे फोकस कीजिएगा। तो पहले मैं पाथफाइंडर का क्वेश्चन उठाता हूं। ये कोलिजन्स के चैलेंज से पहले वाली जो एक्सरसाइज होती है, लास्ट से सेकंड लास्ट, उसका 14th क्वेश्चन है। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। ये कहता है देयर इज अ टॉय सिमिलर टू अ लेटर एच। तो ये मान लो दो सिलेंडर हैं जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और इनके बीच में एक मासलेस रॉड है जिसकी लेंथ एल है, और आइडेंटिकल सिलेंडर्स हैं तो दोनों सिलेंडर्स का मास हमें एम दिया हुआ है, और अचानक से यहाँ पे एक स्लोप आ जाती है एंगल थीटा की, और आपको बोला है कि ये टॉय किसी वेलोसिटी से आता है और यहाँ आके टक्कर मारता है परफेक्टली इनइलास्टिकली। सो सिलेंडर्स आर पैरेलल टू द लाइन दैट फाइंड द रेंज ऑफ वेलोसिटी गिवन टू द टॉय टुवर्ड्स अ स्लोप सो दैट इट कैन राइज कंप्लीटली ऑन द स्लोप। कोलिजन्स ऑफ द सिलेंडर विद द स्लोप आर परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इस सिलेंडर का जब आया तो आके कोलिजन हुआ, और वो कोलिजन गिवन है परफेक्टली इनइलास्टिक है। हमें बताना है ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा हो, ताकि कोलिजन के बाद ये पूरा क्लाइंब अप द इंक्लाइन कर जाए। ओके, तो क्यों ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल क्या है उस पर फोकस करते हैं। तो ये फिगर है, मान लीजिए कि ये जो पूरा टॉय है ये किसी यू वेलोसिटी से आके टक्कर मारता है। अब जो पहली चीज आपको समझनी होती है बच्चों, वो ये होती है कि अगर ये इंक्लाइन ना आता तब तो कोई कोलिजन होता ही ना। अगर ये फ्लैट ही रहता तब तो ये मूव करता जाता। तो टक्कर क्यों हुआ? क्योंकि अचानक से स्लोप चेंज हो गई। तो इसलिए आपने ध्यान हमेशा ये रखना है कि जब भी कभी ऐसे सडन स्लोप का चेंज आए तो कोलिजन का जो आप एन कैप लेते हो नॉर्मल डायरेक्शन, वो ओरिजिनल स्लोप नहीं, जिस स्लोप से आके वो टकरा रहा है एन कैप हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, याद रहे। जो भी कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करनी है, उसमें एन कैप और टी कैप हम दो यूज करते हैं, नॉर्मल और टेंजेंशियल। तो नॉर्मल हमेशा सेकेंड इंक्लाइन जहां से टक्कर हो रही है उसके परपेंडिकुलर लेना है। तो इस केस में जो नॉर्मल आएगा वो इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, और जो टी कैप आएगा वो इसके पैरेलल आएगा। ये तो फर्स्ट पहली बात होगी। दूसरी बात जो यहां सबसे मजेदार है, जहां लोग गलती कर लेते हैं, वो ये करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर यू वेलोसिटी से बॉडी आके इसको हिट करती है तो क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो इस वेलोसिटी के अगर मैं दो कंपोनेंट्स कर लूं तो एक u cos थीटा ऐसे आएगा और एक u sin थीटा इनवर्स आएगा। तो आमतौर पे लोग u sin थीटा वाले कंपोनेंट को जीरो कर देते हैं और पूरा u cos थीटा इसको दे देते हैं। वही मिस्टेक है। इनफैक्ट जो हम आईआईटी वाला क्वेश्चन करेंगे बाद में, उसमें ये करोगे तो चल जाएगा। यहां इसलिए ये काम नहीं चलेगा क्योंकि हम इस बॉडी का मोमेंटम इंडिविजुअली अगर टी कैप डायरेक्शन में कंजर्व करने की कोशिश करते हैं तो वो तब पॉसिबल होता है अगर उसके पास सारी इंपल्स सिर्फ एन कैप में ही हो, टी कैप में कोई इंपल्स ना हो। जिस डायरेक्शन में इंपल्स नहीं होती मोमेंटम उसी डायरेक्शन में कंजर्व रहता है। लेकिन जब ये बॉल आके इसको हिट करेगी तो ये बीच में स्ट्रिंग नहीं है, रॉड है। अब रॉड में कंप्रेसिव फोर्सेस भी हो सकती हैं और टेंसाइल फोर्सेस भी हो सकती हैं। इसीलिए जब ये बॉडी इसको आके हिट करेगी तो इस इंक्लाइन से एक इंपल्स आएगी नॉर्मल डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि उस इंपल्स का एक एक्स कॉम्पोनेंट आएगा इनवर्ड लेफ्टवर्ड्स, उसकी वजह से अचानक से रॉड से भी इस बॉडी के ऊपर एक इंपल्स आएगी। वो इंपल्स एक्स में होगी जिसका कंपोनेंट एन कैप और टी कैप दोनों डायरेक्शंस में होगा। इसीलिए हम किसी एक अकेली बॉल को अगर सिस्टम ले तो ना तो हम एन कैप में इसका मोमेंटम कंजर्व कर सकते, ना ही टी कैप में कर सकते, बिकॉज ऑफ द रॉड। इसलिए ऐसे केस में जब फर्स्ट कोलिजन यहां होगा आपको ऐसा सिस्टम लेना है जिसमें रॉड इंटरनल बन जाए। और वो कौन सा सिस्टम है जिसके लिए रॉड इंटरनल हो? अगर हम दोनों को सिस्टम मान लें, पहली बात तो पहला पॉइंट यहां ये है कि एक को नहीं दोनों को सिस्टम मानना है। अगर दोनों को सिस्टम मानोगे तो रॉड का इंपल्स इंटरनल हो जाएगा, एक्सटर्नल इंपल्स सिर्फ इंक्लाइन से आएगा एन कैप में, विच मीन्स हम सिस्टम का मोमेंटम टी कैप डायरेक्शन में यानी कि पैरेलल टू इंक्लाइन कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि टक्कर के इमीडिएट बाद दिस बॉडी विल स्टार्ट क्लाइंबिंग अप द इंक्लाइन, जबकि ये बॉल तो अभी भी नीचे फ्लो कर, ये तो नीचे मूव कर रही है ना।
इसका मतलब इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी पैरेलल भी नहीं रहेगी, इसलिए मैं उनको सेम भी नहीं मान सकता हूं। तो इस बॉल की वेलोसिटी मैंने अप द इंक्लाइन v1 मान ली क्योंकि ये तो ऊपर चढ़ेगी, और इसकी अलोंग द हॉरिजॉन्टल मैंने v2 मान ली क्योंकि अभी भी ये सीधा जा रही है, और ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है, तो अभी रॉड अभी स्टिल हमने क्या मानी है, हॉरिजॉन्टली मानी है, अदरवाइज रॉड का भी एंगल आ जाएगा। तो अब अगर इसकी v1 और इसकी v2 है, तो सबसे पहले उनमें रिलेशन क्या है कि आपको याद होगा कि जब भी ऐसे कोई रॉड होती है तो इसमें वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट्स होते हैं अलोंग द रॉड वो हमेशा सेम होते हैं। तो v1 का कंपोनेंट अलोंग द रॉड वो v2 के इक्वल आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों को सिस्टम मान के टी कैप डायरेक्शन में मोमेंटम इज कंजर्व, सो चेंज इन मोमेंटम अलोंग टी कैप इज 0। तो बच्चों इनिशियली क्या था, दोनों मासिस के पास वेलोसिटी u थी, उसका टी कैप कंपोनेंट ये था, और टक्कर के बाद ये तो टी कैप में ही जा रहा है, लेकिन ये तो x में जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी का टी कैप कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वो होएगा v2 का cos थीटा। v2 को यहां से पुट कर दो, m से m कैंसिल कर दो, v1 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर मेरे से टक्कर के इमीडिएट बाद की वेलोसिटीज पूछी होती, आंसर आ चुका है, v1 इज 2u cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, और फिर जो v2 आएगा ऊपर से वो v1 का cos थीटा है, तो वो 2u वो ये आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट कोलिजन हमने अकाउंट फॉर कर लिया है। अब क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन था, तो मैं इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकता हूं, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में तो खूब सारा एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन एक बार कोलिजन पूरा हो गया, अब तो ये ऊपर जाएगा, ये आगे जाएगा, और अब एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं, क्योंकि अब कोई एनर्जी का डिसिपेशन का सोर्स है नहीं। तो फाइनली अगर मैं इसको जस्ट ऊपर क्लाइंब करा दूं, जस्ट, तो ये वाला सिलेंडर जस्ट यहां आ चुका होगा, और ये वाला सिलेंडर पहुंच चुका होगा यहां, और लेंथ इनके बीच में हमें L गिवन है, तो ये लेंथ L है, और अभी मैं इनकी फाइनल वेलोसिटी को 0 मान लूंगा, तो मैं कहूंगा पूरे सिस्टम की जो भी काइनेटिक एनर्जी थी यहां तक आते आते वो PE में कन्वर्ट हो गई है। तो इसके पास कितनी एनर्जी है, एक के पास v1 स्क्वायर, दूसरे के पास v2 स्क्वायर, और ये सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, PE में। और अगर ये L है तो इस L का वर्टिकल कंपोनेंट L साइन थीटा, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इस 2gl साइन थीटा। v1 का स्क्वायर कर दो, v2 का स्क्वायर कर दो, तो पूरा ये 2u cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा 2gl साइन थीटा। तो पीपल ऊपर से 4u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये यहां से u आ गया, अंडर रूट gl साइन थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। तो इस क्वेश्चन से हमने दो नए कॉन्सेप्ट सीखे। नंबर 1, जब भी कभी ऐसा केस आए तो नॉर्मल हमेशा जिस इंक्लाइन से टक्कर हो रही है उसको लेना होता है, और नंबर 2 हमने ये सीखा कि अंधाधुंध टी कैप कॉम्पोनेंट को इक्वल नहीं करना होता। कभी कभी सिस्टम पे एक्सटर्नल इंपल्सेस आ जाती हैं जिस वजह से आप टी कैप में भी वेलोसिटी को इक्वल नहीं कर सकते। ऐसे में हमें अपना सिस्टम बदलना पड़ता है ताकि टी कैप एक ऐसी डायरेक्शन हमें मिल जाए जहां पे एक्सटर्नल इंपल्स का कोई कंपोनेंट नहीं है। तो ये इसकी वेलोसिटी का फाइनल आंसर है। बिल्कुल क्लाइंब करके रुक जाएगा नीचे, खत्म कहानी। अब जो इसका बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन आईआईटी में आया था वो ये था। हालांकि इसके आगे के 2 पार्ट भी थे, लेकिन ये पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बहुत आसान थे।
वेरी इजी। इसमें भी यही हो रहा है, एक मास है 60 डिग्री की स्लोप से आके मूव कर रहा था, अचानक से 30 वाली स्लोप पे शिफ्ट होता है, और अगर ये कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है तो बताना है कि इसकी जस्ट टक्कर के बाद वेलोसिटी कितनी है। तो ये एंगल 60 डिग्री की बना, ये 30 है, ये डिस्टेंस √3 है, ये 3√3 है। स्पीड ऑफ द ब्लॉक बी एट पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स, तो क्या होएगा यार, ऐसे आ रहा है। ये नीचे डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, √3 मीटर्स, और ये डिस्टेंस कितना है, एंगल 60 डिग्री। इस हाइट को h कह दूं तो tan 60 इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से हाइट कितनी आ गई 3 मीटर्स। अगर हाइट 3 मीटर्स है तो बॉडी की जो वेलोसिटी आएगी u वो आ जाएगी √2gh, यानी कि √60 मीटर्स पर सेकेंड। और अब अचानक से इंक्लाइन चेंज हो गया, और यही नया इंक्लिनेशन कितना हो गया है 30 डिग्री। और अब की बार देख रहे हो पिछले वाले क्वेश्चन का मच सिंपलर वर्जन क्यों है ये, वो मच सिंपलर वर्जन सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहां पे इस बॉडी के साथ कोई दूसरी बॉडी तो कनेक्टेड भी नहीं है। तो अगर कोई दूसरी बॉडी कनेक्टेड ही नहीं है तो इस पे जो भी इंपल्स आएगा, याद रहे, इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इस इंक्लाइन की टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रहेगी। तो जो भी इसकी वेलोसिटी आएगी देखो ऐसे आएगी, और उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होएगा पूरा 60। ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो जो इसकी वेलोसिटी का दूसरे इंक्लाइन के पैरेलल कंपोनेंट है वो है u का cos 30, वही इसके पास एज इट इज रह जाएगा। और क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, एन कैप कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का आफ्टर कोलिजन। u कितना है √60, ये कितना होता है √3/2। द आंसर कम्स आउट टू बी √45 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स होती है जिसमें एंगल पे आके इंक्लाइन चेंज हो जाता है अचानक से, और आपको सेकंड इंक्लाइन को हमेशा अकाउंट में लेना होता है। अभी कोलिजन की मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप ये देखोगे कि कैसे कुछ क्वेश्चंस कोलिजन्स के ऐसे होते हैं जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की इक्वेशन लगाना सफिशिएंट होता ही नहीं है, और एक तीसरी इक्वेशन अचानक से आ जाती है सीन में, एक तीसरा अननोन हमें रिड्यूस करना पड़ जाता है। वो अगली वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।